दीपावली के आसपास का टाइम था। चारुमती अपने महल के अंदर बैठी थी। तभी रास्ते में एक महिला पेंटिंग्स बेच रही थी। वो आवाज़ लगा रही थी, कोई पेंटिंग्स खरीद लो, कोई पेंटिंग्स खरीद लो। यह सुनकर चारुमती अपनी नौकरानी से कहती है, जरा बाहर जाकर देखो क्या है। नौकरानी बाहर आती है और अंदर आकर बताती है कि एक महिला है जिसके पास बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स है। चारुमती कहती है, बुलाओ उसे। अब चारुमती उससे बहुत सारी पेंटिंग्स खरीदती है, जैसे कि भगवान श्री राम की, श्री कृष्ण की और शिव जी की। इस टाइप की उससे पेंटिंग्स खरीदती है। साथ में 2-4 हिंदू राजाओं की पेंटिंग्स खरीदी, जैसे कि सांगा, कुंभा, हम्मीर, पृथ्वीराज चौहान। अब जब चारुमती ने इतनी सारी पेंटिंग्स खरीदी तो महिला की कमाई ठीक हुई। तब महिला कहती है कि चारुमती, मेरे पास एक और पोस्टर है जो कि बहुत सुंदर है और ये तो तुम्हें पक्की लेनी चाहिए। चारुमती कहती है, जरा दिखा। अब चारुमती उससे पूछे, ये कौन है? महिला कहती है, अरे तुम इसको नहीं जानती? हिंदुस्तान के मुगल बादशाह जहाँपनाह श्री श्री 1008 मुगलिय सल्तनत शहंशाह औरंगजेब खुद है। अब चारुमती कहती है, अच्छा ये औरंगजेब है। अब वो पेंटिंग्स भी चारुमती ने खरीदी। अब सभी पेंटिंग्स के जितने रुपए हुए चारुमती ने उस महिला को दिए। तभी उसके पास उसकी सहेलियां बैठी हुई थी और वो अपनी सहेलियों से कहती है कि तुम अपने जूते उतारो और इस पोस्टर पर मारो। अब उसकी सहेलियां और तेज निकली। उन्होंने तो उस पोस्टर पर इतने जूते मारे कि पोस्टर ही फट गया। उन सब ने तो उस दिन महिला दिवस ही बना लिया। फिर अब क्या हुआ कि पोस्टर फट गया। अब चारुमती उस पोस्टर को, फटे हुए को, उस महिला को देती है और कहती है कि औरंगजेब को दे देना, और कहना चारुमती ने फाड़ा है। अब महिला दिल्ली जाती है, औरंगजेब से मिलती है और कहती है कि एक रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, आपको मैं तो बता भी नहीं सकती क्या क्या गालियाँ निकाल रही थी आपको, और आपके पोस्टर की देखो क्या हालत कर दी है। अब यह सुनकर औरंगजेब को गुस्सा आता है और वो कहता है कि रूपनगढ़ की राजकुमारी, उसकी क्या औकात जो मेरा पोस्टर फाड़ दे। उसने हाथों हाथ रूपनगढ़ की लैंडलाइन पर फ़ोन किया और कहा, मैं इस तारीख को चारुमती से ब्याह करने के लिए आऊँगा और पूछना नहीं है, ये मेरा ऑर्डर है। अब रूपनगढ़ वालों की क्या औकात कि औरंगजेब को मना करें। उन्होंने तो बस इतना ही कहा कि आने से 2 दिन पहले मिस कॉल कर देना ताकि हम टेंट वगैरह लगाकर तैयार रखें। अब जब ये बात चारुमती को पता चलती है कि मेरे घर वाले मेरे से बिना पूछे मेरी शादी औरंगजेब से कर रहे हैं, तो वो अपने भाई से, जिसका भाई का नाम था मान सिंह, जो कि राजा है, उससे बात करती है कि आप मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे से बिना पूछे मेरी शादी औरंगजेब से कैसे कर सकते हो। अब भाई कहता है, तू हमसे बिना पूछे पोस्टर कैसे फाड़ सकती है? अब जब तू हमसे बिना पूछे पोस्टर फाड़ सकती है तो अब शादी भी बिना पूछे करनी पड़ेगी, और क्या इलाज है। अब चारुमती कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी मर्जी के खिलाफ है और मैं उससे शादी नहीं करूँगी। अब भाई उसको समझाता है कि अगर तू उससे शादी नहीं करेगी तो औरंगजेब हमला कर देगा अपने राज्य पर, और अपना राज्य इतना बड़ा नहीं है कि औरंगजेब के हमले को वो कर सके, हैंडल कर सके।
अब चारुमती कहती है कि राज्य बड़ा हो चाहे छोटा हो, लड़ो तुम। अब भाई उसे और समझाता है कि लड़ लेंगे, इसका भी डर नहीं है, मर भी जाएंगे, इसका भी डर नहीं है, लेकिन जब औरंगज़ेब आएगा और उसकी सेना आएगी और जब हम तेरी शादी उसके साथ नहीं करेंगे तो औरंगज़ेब की सेना सामान्य जनता की बेटियों को उठाकर लेके चली जाएगी और राजा का पहला कर्तव्य है कि वो जनता की रक्षा करे, क्योंकि जनता उसे टैक्स देती है और वो जनता की बहन बेटियों को ही न बचा पाए तो राजा बने रहने का तुक ही क्या है। इसलिए अब इसका तो एकमात्र इलाज ये है प्रजा को बचाने का कि तेरी शादी औरंगजेब के साथ कर दे। अब चारुमती कहती है ठीक है, तो तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मैं अपनी रक्षा खुद कर लूँगी। अब भाई गुस्से में था और गुस्से में कह दिया उसको ठीक है, तू अपनी रक्षा खुद ही कर ले। अब चारुमती बैठी बैठी सोचे कि मैं कैसे रक्षा करूं अपनी। तभी उसको याद आता है कि एक दिन टीवी में ऐड आ रहा था जिसमें था कि औरंगज़ेब अगर किसी के साथ ज़बरदस्ती करता है तो इस इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करें और टोल फ्री नंबर दे रखे थे। अब चारुमती ने कहीं से राज सिंह के नंबर कबाड़े और फिर राज सिंह के पास मैसेज करती है कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण करके ले गए और अपने चरणों की दासी बना ली थी, उसी तरह आप भी मेरा हरण कर लें और मुझसे विवाह कर लें। अब राज सिंह ने तो सबसे पहले डीपी चेक की, ठीक है, फोटो थोड़ी ढंगी लगा रखी होगी चारुमती ने। अब राज सिंह ने तो हाथों हाथ थम्स अप और चारुमती से बस इतना कहा कि तुम तो बस शादी का कार्ड भेज दो और आगे मैं अपने आप देख लूँगा। अब जैसे ही राज सिंह को शादी की तारीख पता चली तो राज सिंह ने औरंगज़ेब को मैसेज किया कि भाई तू रूपनगढ़ ऐसे शादी करने के लिए जा रहा है, वहाँ तू नहीं जाएगा, वहाँ शादी मैं करूँगा। अब क्या है कि इस घटना के ठीक कुछ दिन पहले ही राजसमंद में एक जगह पड़ती है रूपनगर। कौन सी जगह पड़ती है? रूपनगर। मैंने आपको राजसमंद में एक जगह और बताई होगी, जीलवाड़ा, जहाँ पर चाचा मेरा महपा पवार मोकल की हत्या करते हैं। उसके जस्ट पास ही एक गांव पड़ता है रूपनगर। वहाँ पर सोलंकियों का ठिकाना था। वहाँ की राजकुमारी थी चंचल कुमारी। चंचल कुमारी से भी शादी औरंगज़ेब करना चाहता था, लेकिन वहाँ भी शादी राज सिंह करके आ गए थे। अब औरंगज़ेब कहता है कि देख, मैं वहाँ पर तो नाराज़ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तो शादी मैं ही करूँगा। अब राज सिंह कहता है अरे डीपी देख ली है मैंने, अब तो शादी मैं ही करूँगा और कोई शादी नहीं कर सकता वहाँ। अब औरंगज़ेब कहता है अच्छा, वहाँ भी तू यहाँ भी तू, कभी इस फूल थे कभी उस फूल थे। अब फिर औरंगज़ेब कहता है कि अब ऐसा नहीं चलेगा, अब तो लड़ाई होगी और जो लड़ाई में जीतेगा वो चारुमती से शादी करेगा। राज सिंह कहता है ठीक है, लड़ाई कर लेंगे। अब जैसे ही शादी की तारीख नज़दीक आती है, राज सिंह अपने मंत्रियों को इकट्ठा करता है और एकदम टेंशन में और सीरियस मोड में राज सिंह बैठा हुआ। अब मंत्री उससे पूछते हैं राणा साहब क्या बात है, आप टेंशन में कैसे हो? अब राज सिंह कहते हैं मेवाड़ एक बड़े संकट का सामना कर रहा है। मंत्री पूछते हैं कौन सा संकट? राणा कहते हैं मेवाड़ को एक अबला नारी पुकार रही है। अब मंत्री मन ही मन सोचे कि जब से आपने टोल फ्री नंबर जारी किए हैं तब से आपको हर दूसरे दिन अबला नारी ही पुकार रही है। आप हमें
जब ही भेज देते हो, कभी इधर कभी उधर। फिर मंत्री उससे पूछते हैं, अच्छा तो फिर क्या बात है, अबला नारी पुकार रही है, तो फिर बात बताओ, बात क्या है? बोलो बात यह है कि रूपनगढ़ की राजकुमारी है चारुमती, उससे औरंगजेब जबरदस्ती शादी करना चाहता है, और चारुमती ने खुद चलाकर मेरे पास मैसेज किया है कि ऐसे ऐसे आप मुझसे शादी कर लो। अब मंत्री उसको कहते हैं, फिर तो आपको कर लेनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? जब वो खुद चलाकर कह रही है तो आप जाओ शादी करने के लिए, इसमें क्या परेशानी है? अब राज सिंह कहते हैं कि दिक्कत ये है कि अब की बार लड़ाई होगी। अब मंत्री कहते हैं, ठीक है हम लड़ लेंगे। राज सिंह कहते हैं, एग्जैक्टली मैं यही चाहता हूँ कि तुम लड़ाई करो, और लड़ाई अजमेर में करनी है, और जब तक मैं चारुमती के साथ फेरे कंप्लीट कर लूँ, यानी कि मेरी शादी कंप्लीट हो जाए, तब तक तुम्हें औरंगजेब की सेना को अजमेर में ही रोक कर रखना है। जैसे ही मेरी शादी कंप्लीट होगी मैं तुरंत वहाँ आ जाऊँगा और मोर्चा मैं खुद संभाल लेऊँगा। अब मंत्री कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ही जहाँ पर वही मेवाड़ की सेना लड़ने जाएगी, वहाँ पर सबसे आगे की जो पंक्ति जो लड़ती है हरावल। अब हरावल में लड़ने का अधिकार किसको? सलुम्बर के चुंडावतों को। उस समय सलुम्बर का जो सामंत था उसका नाम था रतन सिंह चुंडावत। जब रतन सिंह चुंडावत के पास ये मैसेज पहुंचता है कि कल राज सिंह रूपनगढ़ में शादी करने के लिए जाएंगे और आपको अजमेर में औरंगजेब की सेना के साथ लड़ाई करनी है, रतन सिंह मना कर देता है। बात क्या है कि जैसे कि उस दिन उसके पास जब समाचार पहुंचता है रतन सिंह के पास, अब उसी दिन रतन सिंह का ब्याह हुआ था। अब रतन सिंह कहता है कि मेरे घर में खुशी का माहौल है, ब्याह का फंक्शन है, और मैं ऐसे कैसे अचानक कल लड़ाई में चला जाऊं? राज सिंह को खुद का ब्याह की पड़ी है और यहाँ अपने चक्कर में मेरे ब्याह बर्बाद करने की सोच रहे हैं। अब जब ये बात रतन सिंह चुंडावत की पत्नी को पता चलती है, हाड़ी रानी थी वो, जिसका नाम था सहल कंवर, बूंदी की हाड़ी रानी के साथ ब्याह करके आए थे रतन सिंह चुंडावत। अब जब ये बात हाड़ी रानी को पता चलती है तो हाड़ी रानी रतन सिंह चुंडावत को समझाती है कि आप ऐसे कैसे युद्ध में लड़ने के लिए नहीं जा रहे, और सलुम्बर के चुंडावतों का ये अधिकार है। आपके पूर्वज चुंडा ने राज्य छोड़ दिया था, और जो राज्य है वो हंसाबाई के पुत्र मोकल को मिला था। चुंडा ने राज छोड़ दिया था, जिसके कारण आपको हरावल में लड़ने का अधिकार मिला हुआ है। अगर आप लड़ने के लिए नहीं जाएंगे तो आपसे हरावल में लड़ने का अधिकार छीन लिया जाएगा, और आपकी आने वाली पीढ़ी थू थू करेगी कि बीच में हमारा दादा परदादा ऐसा बेलखना निकला जिससे हमसे हरावल में लड़ने का अधिकार छीन लिया गया था। अब रतन सिंह रानी को समझाते हैं कि ऐसा थोड़ी है मैंने इनके लिए युद्ध नहीं लड़े, इससे पहले मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन आज मेरा ब्याह हुआ है, उनको भी सोचना चाहिए था, मेरी जगह किसी और को भेज दे। अब रानी उन्हें पुनः समझाती है कि ये तो ब्याह की बात है, राष्ट्र की रक्षा के लिए तो कुछ भी कुर्बान किया जा सकता है। अब रतन सिंह फिर नहीं माने। फिर महिला कहती है कि ममता और कर्तव्यों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो कर्तव्य बड़ी चीज है। फिर कहीं फाइनली जाकर रतन सिंह चुंडावत लड़ने के लिए हाँ करते हैं। अब जिस दिन राज सिंह ब्याह करने के लिए जाते हैं, रतन सिंह चुंडावत तैयार होते हैं, अपने घोड़े वगैरह तैयार करते हैं। अब जैसे ही जब रतन सिंह घोड़े पर बैठते हैं और अपने महल के ऊपर की ओर देखते हैं, ऊपर की ओर उसकी जो रानी थी हाड़ी रानी सहल कंवर, वो झरोकों में से अपने पति को देख रही थी। रतन सिंह चुंडावत के पास उसका सैनिक खड़ा था
उससे कहता है कि तुम जाओ, ऊपर जाओ और रानी से कुछ निशानी लेकर आओ। उसने सोचा कि युद्ध में रानी कुछ निशानी दे देगी, जैसे कि चूड़ी अंगूठी टाइप की निशानी दे देगी, जिससे कि याद आएगी तो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा युद्ध में। क्या है कि जब हनुमान जी लंका में अशोक वाटिका में माँ सीता से मिलते हैं तो हनुमान जी माँ सीता से कहते हैं कि मैं पुनः जब भगवान श्री राम से मिलूँगा तो मैं कैसे बताऊँगा कि मैं माँ सीता से मिलकर आया हूँ। तब कहते हैं कि माँ सीता ने हनुमान को अपनी चूड़ियाँ दी थी। तो ऐसे ही रतन सिंह चुंडावत कहते हैं कि तुम निशानी लेकर आओ। जैसे ही सैनिक ऊपर जाता है और उससे निशानी मांगता है, अब रानी सोच विचार करती है कि जो पति युद्ध में, अब हाड़ी रानी सोचती है कि जिसका पति युद्ध में जाने से पहले ही इतना सोच विचार कर रहा है, इस बात की क्या गारंटी है कि वो युद्ध में लड़ लेगा। और खुदा ने खास्ता मेरी वजह से ये युद्ध में अच्छे से नहीं लड़ पाए या युद्ध में जाने से पहले ही वापस आ गए तो आने वाली पीढ़ी मुझ पर थू थू करेगी, क्योंकि मैं सुंदर हूँ। इस कारण से राजा युद्ध में जाने से मना करता है या फिर युद्ध में अच्छे से नहीं लड़ पाता है। और ऐसी सुंदरता को धिक्कार है जो राष्ट्र की रक्षा में बाधक बने। हाड़ी रानी पुनः सोचती है कि मैं उन हाड़ाओं की बेटी हूँ जिसकी भुआ की शादी जोधपुर के राजा के साथ की गई थी, और जब राजा युद्ध में हार कर आता है तो उसकी भुआ ने किले के दरवाजे बंद करवा दिए थे। और मैं उन हाड़ाओं की बेटी हूँ जो कभी नकली किले के लिए भी अपने सिरों की बाजी लगा दी थी। हाड़ी रानी उसको अपना सिर काट कर दे देती है। जब सैनिक उसका कटा हुआ सिर नीचे लेकर जाता है तो रतन सिंह चुंडावत सोचता है कि मैंने किया तो गलत ही काम है, लेकिन वो उस गर्दन को अपने कमर पर बांधता है और गले में लटका कर लेके जाता है युद्ध में। और वो इतना भयंकर लड़ता है कि औरंगज़ेब की सेना को अजमेर से इंच क्रॉस नहीं करने देता है। औरंगज़ेब की सेना को अजमेर से ही मार मार कर भगाता है, लेकिन वह उस युद्ध में मारा जाता है। ये कहानी मैंने जहाँ भी पढ़ी उसमें ये था कि राज सिंह पूर्णिमा की चांदनी रात को राजसमंद झील की पाल पर चारुमती के पास बैठा है और उसको सुना रहा है। राज सिंह चारुमती को बता रहा है कि रतन सिंह चुंडावत और हाड़ी रानी सहल कंवर अजमेर में इतने भयंकर लड़े कि वीर गति को प्राप्त हो गए। फिर चारुमती सुनती है और कहती है, अच्छा फिर राज सिंह मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि वो वीर गति को प्राप्त हो गए और इतना भयंकर लड़ते हैं, इस वजह से आज हम दोनों यहाँ साथ बैठे हुए हैं। क्या पता अगर वो उस समय सही डिसीजन नहीं लेते तो हमारा ब्याह होता या फिर नहीं होता। और हाड़ी रानी के बलिदान को देखकर राजस्थान पुलिस में जब महिला बटालियन 2008 में बनाई गई तब उसका नाम हाड़ी रानी बटालियन रखा गया था।